हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। बिहेवियर डिसऑर्डर्स कंटिन्यू करेंगे आज। लास्ट टाइम हमने एक डिसऑर्डर पढ़ा था एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और आज हम कर रहे हैं ओडीडी, जिसका फुल फॉर्म है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। तो ओपोजिशनल क्या होता है? किसी के अगेंस्ट जाना, किसी के ऑपोजिट जाना। कोई बात बोल रहे तो उसके ऑपोजिट करना। डेफिएंट क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से नहीं बिहेव करना, एक एंटी सोशल तरीके से बिहेव करना। और डिसऑर्डर है ये, क्योंकि ये जो बच्चे करते हैं कि वो जानबूझ के नहीं करते, उनको डिसऑर्डर होता है तो वो इस तरह का बिहेव करते हैं, ऑपोजिशनल बिहेव करते हैं। और जो उनको कहा जाता है उसके अगेंस्ट उल्टा ही करते हैं, जैसे बोलते हैं। और डेफिएंट बिहेव करते हैं, बहुत ज्यादा एंटी सोशल टाइप का बिहेव करते हैं। तो ओडीडी में क्या होता है, एक तो एज अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबर्ननेस होती है। स्टबर्ननेस का मतलब है जिद्दीपन। बहुत ज्यादा जिद्दीपन होता है, मतलब एज के अकॉर्डिंग आप उसको देख के ये नहीं आपको लगेगा कि इतना छोटा बच्चा इतना ज्यादा जिद्दी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, बिल्कुल मतलब जैसे कि बिल्कुल अपनी बात से। नॉर्मल बच्चे भी होते हैं जिद्दी, बट इनका एक ये डिसऑर्डर होता है जो कि हर बात पे ये जिद्दी हो जाते हैं। कोई भी बात ये लोग नहीं सुनते हैं, जहाँ पे इनको जो चीज चाहिए, जो करना है, वो उसी चीज में अटक जाते हैं। तो इतना एज इनअप्रोप्रिएट है ये। एज इनअप्रोप्रिएट मतलब उस एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं लगता है जितना ज्यादा ये शो करते हैं स्टबर्ननेस। इरिटेबल होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा इतने स्टबर्ननेस शो करते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स इनको मना करते हैं, टीचर्स उस चीज के लिए मना करते हैं, तो ये इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। बट ये बच्चों में ये डिसऑर्डर होता है, और इसमें ये जानबूझ के नहीं कर रहे होते, ये डिसऑर्डर की वजह से ऐसा रिएक्ट करते हैं। डेफिएंट होते हैं, जैसे मैंने बोला, एंटी सोशल हो जाते हैं। डेफिएंट हर चीज को मना करते हैं, कुछ काम करने के लिए बोला जाए, पढ़ने के लिए बोला जाए, खाने के लिए बोला जाए। डिसओबीडियंट होते हैं, कोई भी बात नहीं सुनते हैं, ओबीडियंस नहीं होता है इनके अंदर। और हॉस्टाइल होते हैं। हॉस्टाइल मतलब कई बार दूसरे को हार्म पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की, अपने पार्टनर को, फ्रेंड को। टीचर भी हो सकती है, पेरेंट भी हो सकते हैं, किसी को भी बिना सोचे समझे उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हॉस्टाइल होते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से पूरा ही एक एंटी सोशल जो बिहेवियर होता है, मतलब सब कुछ ये एंटी सोशल ही करते हैं। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो कि ये अप्रोप्रिएट कर रहे हो। सब कुछ ये ऐसा शो करते हैं जो कि एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको ओटीडी बोला जाता है, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ठीक है। इसी के जैसा एक और है, कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर। एक्चुअली ये भी कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल बिहेवियर ही कहा जा सकता है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर एंटी सोशल बिहेवियर अगर बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि वही एज इनअप्रोप्रिएट एक्शन है, जिसके भी बच्चे के एज के अकॉर्डिंग एक्शंस अप्रोप्रिएट नहीं है, जो कि उस एज को सूट नहीं करते हैं। एटीट्यूड इस तरह का है कि जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को वायलेट कर रहा है, मतलब फैमिली एक्सपेक्ट कुछ और करती है उस बच्चे से, लेकिन उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर उस चीज के अगेंस्ट है, एकदम उल्टा है उससे। और सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। सोसाइटल नॉर्म्स मतलब वही चीज हो गई एंटी सोशल, कि सोसाइटी में जो चीज नहीं एक्सेप्टेबल है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कोई बच्चा अगर घर में जोर जोर से रोज चिल्लाता है और आसपास के आस पड़ोस के लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो बहुत और टाइमिंग से ऐसा करता है, जबकि रात को सब सो रहे हो या सुबह दिन में सब हो और शांति हो उस टाइम करे। ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया। और जैसे कि इससे बड़ा एग्जांपल ले तो चोरी अगर करता हो, या घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी है नेबर्स की, उनके गाड़ियों के जाके टायर की हवा निकाल दे, या ऐसा कुछ करे कि जो उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से और सोसाइटी के नॉर्म से, रूल्स रेगुलेशन से एकदम उल्टा हो, और उसके पीछे कोई रीजन ना हो। सबसे बड़ी चीज यहाँ ध्यान रखने वाली है कि डिसऑर्डर है, मतलब कि रीजन नहीं है इसके पीछे कोई, ये विदाउट एनी रीजन कर रहे हैं। ये डिसऑर्डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ना कि किसी को तंग करने के लिए जानबूझ के उससे कोई बदला लेना है, उससे कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं। डिसऑर्डर है, विदाउट एनी रीजन है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, उसका कोई रीजन नहीं होता।
और डैमेज करते हैं पर्सनल राइट को, प्रॉपर्टी राइट को। पर्सनल राइट क्या होता है, जैसे हमारा पर्सनल राइट है हैप्पीनेस का, खुश रहने का, और ये जो बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, दूसरों को परेशान करते हैं, तो उनसे उनकी वो हैप्पीनेस, पर्सनल राइट जो है वो वायलेट होता है। और पर्सनल राइट होता है जैसे कि एक सोसाइटी में, एक जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई हो, सॉरी, शांति हो, ये सब उनके पर्सनल राइट्स हैं सबके, हम सबके। अगर उसको वायलेट कर रहे हैं तो, और प्रॉपर्टी राइट्स कैसे वायलेट हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला कार की टायर की हवा निकाल दिया, शीशा तोड़ दिया, या कुछ खराब कर दिया उनके प्रॉपर्टी का, तो ये सब हरकतें करना, वो भी विदाउट एनी रीजन, तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है। अब इसमें एग्रेशन इंक्लूड होता है। एग्रेशन मतलब बहुत गुस्से वाले होते हैं बच्चे, बहुत अग्रेसिव होते हैं, सडनली एकदम से अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है उनको। दूसरों को थ्रेटन करते हैं हार्म करने के लिए, डराना, दूसरों को धमकी देना, अगर कोई चीज उनकी ना बात मानी जाए तो धमकी देके करवाना। एनिमल्स को भी मारने की धमकी, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ह्यूमंस के अगेंस्ट ही अपना गुस्सा निकालेंगे। डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में किसी चीज के भी चीजें भी तोड़ते हैं, ह्यूमंस को भी मारते हैं, और एनिमल्स को भी डरा, मतलब उनको भी तंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। रूल वायलेट करना, कोई भी रूल हो, रूल के अगेंस्ट जाना, और कोई भी रूल आप उनको बोल दो कि ये चीज नहीं करनी है, उसके अगेंस्ट जाना उनको। डिसाइडफुलनेस मतलब धोखाधड़ी करना है, या फिर गलत काम करना है, चोरियां करनी है, मतलब सारा कुछ एंटी सोशल है। अग्रेशन की बात हुई थी। अग्रेशन 4 तरह के होते हैं। फिजिकल मतलब हिटिंग और फाइटिंग। जैसे फिजिकल एग्रेशन क्या होता है, जब आप फिजिकली किसी को मारते हो, हिट करते हो, फाइट करते हो, फिजिकली किसी को चोट लग जाती है, तो आपका वो फिजिकल एग्रेशन में आ जाता है। वर्बल मतलब जब आप बोल के किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हो, जैसे आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, उसको किसी को आप गाली दे रहे हो, वो वर्बल एग्रेशन हो गया। हॉस्टाइल होता है जब आप नुकसान पहुंचाते हो, किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, उसकी पर्सनल राइट को या प्रॉपर्टी राइट को। और प्रोएक्टिव एग्रेशन होता है जहाँ पे आप बुली करते हो। बुली मतलब होता है ना, जैसे स्कूल में बच्चे डोमिनेट करते हैं, जो बहुत बुली टाइप के बच्चे होते हैं, वो दूसरे बच्चों को डरा के रखते हैं, उनसे सारा अपना काम कराते हैं। जो बच्चे कम डोमिनेटिंग होते हैं थोड़े से, उनसे अपना काम सारा करवाते हैं, उनको तंग करते रहते हैं, वो उनको डरा के रखते हैं, आपने आगे शिकायत करी तो हम देखो और तंग करेंगे। तो वो वाला जो होता है एग्रेशन, वो प्रोएक्टिव कैटेगरी में आता है। इसके बाद एक और डिसऑर्डर है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी मतलब जब सेपरेट होने लगते हैं अपने पेरेंट्स से, तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं, पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है, चिल्लाना शुरू करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, कभी अकेले नहीं रह सकते, ऐसे वाले बच्चे जिनको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल जाने के लिए पेरेंट्स से अलग होना पड़ेगा। उसके बाद फियर ऑफ एंटरिंग न्यू सिचुएशंस होती है, नई जगह जाने से भी डरते हैं, एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है कि नई सिचुएशन नहीं फेस करना चाहते। जो चीज उनसे फैमिलियर है, जो लोग उनसे फैमिलियर हैं, जो सिचुएशन उनसे फैमिलियर है, वो उनसे खुश रहते हैं। नई जगह नए लोगों से मिलने में डरते हैं। तो क्या होता है जब जबरदस्ती इनको भेजा जाता है इस जगह पे, टैंट्रम मतलब नखरे शुरू कर देते हैं दिखाना, चिल्लाना, रोना, अपने आप को मारना, मतलब इस तरह की चीजें करेंगे कि पेरेंट्स को फिर फाइनली दोबारा से उनको अपने पास रखना पड़ता है, ये सोच के कि कहीं चोट ना लगा दें। एंड देन डिप्रेशन है। डिप्रेशन में बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे बड़े लोग भी डिप्रेशन में रिएक्ट करते हैं, पैसिव हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते किसी बात का, विड्रॉन, अकेले रहना शुरू कर देते हैं, आइसोलेट, फ्रेंडशिप नहीं करते, खेलना पसंद नहीं करते, आर्ग्यूमेंटेटिव, झगड़ा करते हैं पेरेंट्स के साथ जब वो उन्हें बोलते हैं कि आप, पेरेंट्स उन्हें पूछते हैं कि बाहर बात क्यों नहीं करते किसी से। तो कॉम्बैटिव मतलब हमेशा कॉम्बैट उसमें ही रहते हैं, मोड में, कि हमेशा जैसे कि उनको कोई कुछ कुछ बोले तो एकदम लड़ने के लिए तैयार रहना, उस टाइप से उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे अटैक ही करेगा, तो कॉम्बैट मोड में रहते हैं। ये 5 हो गए। और इसके बाद एक कैटेगरी और है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसकी बात है परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। इसके अंदर 2-3 आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जिसको ऑटिज्म बोलते हैं। बच्चों में बहुत ज्यादा नजर आता है ये। इसके डिसऑर्डर का रीजन जेनेटिक होता है मोस्टली,
और सीवियर इम्पेयरमेंट्स इन सोशल इंटरेक्शन, कैसे पता चलता है ऑटिज्म है? सोशली इंटरेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बात करने में, किसी से उनके साथ आई कांटेक्ट बनाने में, किसी की तरफ देख के बात करने में, और कोई कुछ बोल रहा है उसको जवाब देने में, मतलब ये नॉर्मली बात नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों से। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, बातचीत करने के तरीके में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज नहीं लर्न कर पाते हैं, तो इसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या ऑटिज्म बोलते हैं। सोशल बिहेवियर इनिशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बच्चों के लिए। सोशल बिहेवियर क्या होता है? जैसे हम कोई मिलता है तो उसको हाय हेलो बोलते हैं, बात करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो वाला बिहेवियर। अनरिस्पॉन्सिव से लगते हैं। अनरिस्पॉन्सिव मतलब आप इन बच्चों से बात करोगे तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि शायद उनको आपकी बात नहीं सुनाई दी, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। हो सकता है शायद आपने लोग देखे भी ना कभी कभी, क्योंकि आई कांटेक्ट भी नहीं बनाते हैं, बात भी करते हैं तो कहीं और देख के बात करते हैं। शेयर इमोशन नहीं कर पाते हैं, अनेबल टू शेयर इमोशन मतलब क्योंकि बात ही नहीं कर पाते तो शेयर कैसे करेंगे? हम लोग इमोशंस कैसे शेयर करते हैं? बातचीत करके शेयर करते हैं ना अपने इमोशंस, और दिखा के भी करते हैं, तो ये वो भी नहीं कर पाते क्योंकि सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर, ये सब इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। डेवलप डोंट डेवलप स्पीच। स्पीच क्यों नहीं डेवलप होती? क्योंकि शुरू से ही उस चीज को यूज नहीं किया होता, तो जब यूज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं होती, तो स्पीच नहीं डेवलप हो पाती है, बोल नहीं पाते हैं। बोलने में बहुत ज्यादा अलग पैटर्न होता है एकदम। एक तो रिपीटेटिव होता है और डेविएंट स्पीच पैटर्न होता है। रिपीटेटिव मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, कई बार एक ही वर्ड को 2-3 बार बोलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और डेविएंट स्पीच होती है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन जैसे कंटिन्यूअसली बात कर सकता है वैसे नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनको बात करने में। और ये कुछ सिम्टम्स है जो फिजिकली नजर आते हैं। फिजिकली मतलब आप उनको देख के, उनके बॉडी की पोजीशंस को देख के थोड़ा सा गैस कर सकते हो कि ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम है। जैसे बॉडी रॉकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। बॉडी रॉकिंग मतलब अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे बार बार हिलाना। हैंड फ्लैपिंग करना मतलब हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। और बैंगिंग हेड ऑन द वॉल, कई बार वॉल पे अपना हेड लगातार मारते रहना। तो ऐसे बहुत ज्यादा सिम्टम्स अगर नजर आए नॉर्मल बच्चों से ज्यादा कंटिन्यूअसली अगर कर रहे हैं, तो उसमें ये डाउट हो सकता है कि हो सकता है ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। और अगर साथ में स्पीच का भी अगर प्रॉब्लम दिखे तो वो तो कंफर्म ही हो जाता है कि ऑटिज्म में ही ऐसा होता है। तो ये आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर लास्ट खत्म हो गया। और नेक्स्ट हम लोग मेंटल रिटार्डेशन की और थोड़े से डिसऑर्डर जो हमने पहले बात करी है, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, उसके बारे में फिर से नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी यहीं तक है, इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।